अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुरनकोट का मौसम भी बड़ा अच्छा है। जैसा कि विजुअल्स में आप देख रहे हैं, पहले मैंने बोला था कि ठंड है लेकिन इलेक्शन की गर्मी है, लेकिन आज मौसम अच्छा है और गर्मी भी नहीं है, लेकिन धूप में बैठने का मज़ा एक अलग है। तो जो कड़ी मैंने शुरू की हुई है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, कुछ 2 से 3 कैंडिडेट्स का हमने इंटरव्यू भी किया है, तो बाकियों का भी करेंगे क्योंकि वो लोग अभी कैंपेन में हैं, तो इसलिए हम जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है हम करते जा रहे हैं। तो आज ऑल ओवर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, सियासी पार्टियां जो है उनके क्या इसमें मकसद हैं, क्या मकासद हैं, और डीडीसी इलेक्शन के खासकर क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसी के साथ आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट इरशाद काजी साहब। इरशाद काजी साहब से हम पूरा अहवाल जो है वो जानेंगे, क्योंकि ये ज़मीनी सतह पर काफ़ी जुड़े हुए हैं, पीर पंचाल की ही नहीं बल्कि मैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करूँ। काजी साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब। काजी साहब, हम आगाज़ करते हैं मरकज़ी सरकार का। अगर हम मकसद देखें इन इलेक्शन को लेके, क्या इसमें कोई सियासी जो कद है, सियासी जो वजूद है, उसमें चेंजिंग लाने की मंशा है या तामीर और तरक्की के कामों को फ़रोग देने की मंशा है? बुनियादी तौर पे क्योंकि 370 क्योंकि रियासत के जो हमारे हालात हैं वो पिछले 5 अगस्त से काफ़ी अक्सर जो हैं तब्दील हो चुके हैं, और 5 अगस्त के बाद जो है, क्योंकि 370 को जब एब्रोगेट किया गया, उसके बाद इन्होंने जो है ना पंचायत का, क्योंकि इससे पहले इनका निज़ाम जो है वो सिंगल टायर रहा यहाँ पे, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे 370 की मौजूदगी में नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती थी। तो जब ये एब्रोगेट हो गया तो उसके बाद इन्होंने सेकंड टायर वगैरह जो है उसको अभी इलेक्शन वगैरह करवा लिया बीडीसी साथ में। अब जो है इन्होंने ये 3 टायर सिस्टम जो है उसकी तकमील के लिए ये जो है इलेक्शन वगैरह जो है ये चल रहा है। बुनियादी तौर आपने 2 सवाल कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन में कूदना और इलेक्शन से क्या जो पॉलिटिकल सेटअप है रियासत का उसको जो है ना वो चेंज किया जा रहा है, क्या हो रहा है। बुनियादी तौर पे ये है कि पिछले 70 साल से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज जो हैं इस डीडीसी इलेक्शन में कूदी हैं, पिछले 70 साल में ये वो लोग हैं कि जिनके एजेंडे में था कभी सेल्फ रूल, कभी ऑटोनॉमी, कभी बड़ी बड़ी खूबसूरत नारे, और अमूमन ये जो है लोगों में जब भी जाते थे इलेक्शन के टाइम तो इनका हमेशा ये स्लोगन्स और ये कस्में खाया करते थे 370 और 35A के तकद्दस की, कि जब इसके साथ छेड़छाड़ हिंदुस्तान करेगा तो हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी खूबसूरत बातें, खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ, खून की नदियां बह जाएंगी, बहुत सारी बातें इन्होंने की। अब हालात बदल गए, क्योंकि यहाँ पे पूरी रियासत को जो है वो एक जेल खाने में तब्दील कर दिया गया, किसी किस्म की कोई आवाज़ ना उठे। तो ये सारे लोग जो हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इनको उठा के तो इनको बिहाइंड द बार रखा गया। अब हालांकि आप देखें इन लोगों के जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई खून की नदियां बह जाएंगी, ये जब तल्लक ख़त्म होगा तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो चैलेंज हो जाएगा, दुनिया पता नहीं क्या कर लेगी, ये होगा, बड़ी बातें थीं। लेकिन अलमिया इनका ये है कि आज जब ये 1 साल के बाद, और बहुत सारे लोग जो रिलीज़ हुए वो पर्सनल बॉन्ड दे के रिलीज़ हुए कि हम अपनी ज़बानबंदी जो है, हमें एक ताला आप दे दो जो हम अपनी ज़ुबान पे लगवा देंगे, हम जाके किसी किस्म की कोई अवाम की, कौम की शनाख्त की, पहचान की कोई बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वहाँ से इस तरह एक एक करके ये सारे लोग जो हैं बाहर आ गए। फिर यहाँ आके आज आपने बहुत सारी पार्टियों का देखा है कि वो कह रहे हैं जी कि हमने 35A स्टेट हुड या जो 370 है इसको वापस लाना है, इसलिए हमें आप डीडीसी इलेक्शन में सपोर्ट करो। ठीक है ना। अब बेसिकली हमारी पूरी इस कश्मीरी कौम का ये अलमिया रहा है कि हम हमेशा जो है इन पार्टियों की जो है ना गलत नारों में
यकीन कर जाते हैं इनके जो, हालांकि ये इनकी अपनी ज़ात के लिए है सारा कुछ, लेकिन हम फिर भी आ जाते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है कि जब पिछले 70 साल इनके पास 370 भी था, इनके पास कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली रही है बिल्कुल, और वो असम्बली के जहाँ से ये करारदादें पास कर कर के जो है ना वो हिंदुस्तान तक कोई सेल्फ रूल की, कोई ऑटोनॉमी की भेजा करते थे, तब भी ये अपने 370 को जो है सेफ नहीं कर सके। वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ही रहा, 70 साल पड़ा। आज ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वो जुल्म कर गया, वो ये कर गया। उनका एजेंडा था आरएसएस का, वो दुनिया की एक लार्जेस्ट एक नज़रियाती जमात है और जिसके दुनिया की एक लार्जेस्ट वो एक रज़ाकार जो वॉलंटियर्स हैं उस जमात में हैं। आरएसएस ने 100 साल से पूरी प्लानिंग की है, जदोजहद की है, ये सारा कुछ ख़त्म करने के लिए जो वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ठिकरा उन पे फोड़ा जा रहा है। ये तो सीधी सीधी इन जमातों की नाकामी थी कि 70 साल जो है 370 जो है वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में पड़ा रहा। इनके पास कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली भी थी, सब कुछ था, ये कुछ नहीं कर सके क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है दुनिया में आए हैं और इक़्तिदार ही इनका सब कुछ होता है। अब आप आगे चलें, देखें कि आज की डेट में ये कह रहे हैं कि डीडीसी के इलेक्शन में हमारा कूदना या हमारा आना। एक अहम सवाल और बनता है यहाँ, जब ये सारे लीडर डिटेन थे, डिटेंशन से बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कहीं, काफ़ी अखबारों की सुर्खियां भी वो रही कि हम कोई भी इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। फिर उसी के दौरान क्या होता है कि गुपकार डिक्लेरेशन फिर से एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब डीडीसी इलेक्शन के लिए मरकज़ी सरकार अनाउंसमेंट करती है तो ये लोग फिर आगे आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। तो इस इलेक्शन लड़ने की क्या मंशा है इनकी? बुनियादी तौर ये है कि एक तो आपने देखा होगा इन पार्टियों, इन जमातों का अलमिया कि जब 370 5 अगस्त के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो एक सिंगल भी आवाज़ जो है वो रियासत के लोगों ने नहीं उठाई कि हमारे कायदीन को अंदर क्यों किया गया, गिरफ़्तार क्यों किया गया है। हालांकि उससे पहले आप देखते थे कि लोग सड़कों पे आया करते थे, अगर कोई नॉर्मल किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी होती थी तो लोग सड़कों पे आ जाया करते थे। लेकिन इनके लिए इनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था, ये 1 साल अंदर पड़े रहे। यहाँ शाह फैसल जैसे लोग जो हैं उन्होंने देखा कि हम सियासत में जाके जो तारे हैं वो ज़मीन पे लाएंगे, ये करेंगे। जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे लिए एक सिंगल कश्मीरी जो है वो सड़कों पे नहीं आया, हम तो अंदर जो है वो सड़ गल रहे हैं, तो तब इनको अपने कद का जो है भरपूर अंदाज़ा हो गया था। अब आज इनको ये है कि जैसे ये कह भी रहे हैं कि अगर हम जो है इलेक्शन प्रोसेस से दूर रहेंगे तो बीजेपी सारे निज़ाम पे कब्ज़ा कर जाएगी और हम बिल्कुल ही बेअसर हो जाएंगे, हमारा कोई जो है ना वो फ्यूचर या हमारा सारा कुछ तबाह हो जाएगा। बुनियादी तौर ये सिर्फ इक़्तिदार की लालच है इनके पास, ठीक है ना। इनके पास कोई इखलाकी जुर्रत या किसी किस्म की कोई ऐसा वो मवाद नहीं है कि जो आज ये लेके लोगों के सामने आते। अब ये जो डीडीसी इलेक्शन है ये प्योरली एक पंचायत का छोटा सा इलेक्शन है। आप देखें कि जब यहाँ बीडीसी इलेक्शन करवाए गए तो तब लोग ये बात कर रहे थे, लोगों में ये बात थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि अब जो है एमएलएज़ के पावर ख़त्म हो गए क्योंकि जनाब अब बीडीसी बन गया। अब बीडीसी का हाल ये है कि उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा, दुक्की उनको नहीं दी गई हिंदुस्तान की तरफ से कि भाई ये आपकी डेवलपमेंटल फंड हैं, इससे आप ये करो। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है सो कॉल्ड, इसका भी यही असर होना है अल्टीमेट, ठीक है। अब बेसिकली ये है कि जो मरकज़ी जो हिंदुस्तानी का है सिस्टम सेंटर में, वो यहाँ के लोगों को इन जमातों को जो ये इस किस्म की जमातें हैं जिनका कोई मंशूर नहीं है, इनके ज़रिए से वो लोगों को अंगेज रखना चाहते हैं। एक इलेक्शन मुसल्लत, दूसरा इलेक्शन मुसल्लत, तीसरा, अब चौथा, अब कभी शायद असम्बली की भी ये बात कर लें कि भाई असम्बली इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत है शायद। अब ये इतनी जो फ़ौज लोगों से चुनवाई उनसे चुनाव करवाया जा रहा है लोगों से, तो इस फ़ौज को क्या करेंगे ये, किस काम के? देखो जी, डीडीसी इलेक्शन के पास किसी किस्म के कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है कि वो डिस्कस कर सकें, उनकी जुरिस्डिक्शन ही में नहीं है कि वो 370 35 से शनाख्त ये वो इनको वो डिस्कस कर सकें। वो एक डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट्स,
ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हैं, शायद एक एक डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया है। ये 14 मेंबर चले जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे फिर जो बैठा है इंतज़ामिया का एक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, चेयरमैन, तो हाँ, तो मुझे लगता है कि ये लोग उसके भी मोहताज रहेंगे कि भाई चलो हमें थोड़ी कुर्सी शुर्सी यहाँ मिल जाए। तो इसके बगैर कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं होना, और ना ही कोई कानूनसाजी होनी है कि कौम की तकदीर बदल देंगे। ये इससे बगैर यानी इस पे कोई किसी किस्म का यकीन करना, इस सादा लो अवाम को या इनके स्लोगन्स में आना, ये वक्त का ज़िया। बहुत खूबसूरत बात कही अरशाद साहब ने कि इनका जो नज़रिया है वो डेवलपमेंट का नहीं है, उनका दर्द जो है वो आवाम का नहीं है बल्कि कुर्सी का है। अगर एक चीज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर कहा जाता है कि हम किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर जब इनको लगा कि हम ख़तरे में हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये मैदान में आए हैं। तो बहरहाल हम इस पर बात करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। सिर्फ अब मैं वापस आऊँगा पीर पंचाल पे, जो हमारा मेन फोकस है इस वक्त। पीर पंचाल के अंदर एक चीज़ और है जो क्लियर करना चाहूँगा कि इन इलेक्शंस में, डीडीसी इलेक्शन में हमें देखने को आया है कि काफ़ी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, जो एमएलए रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ओहदों पे जो रहे हैं, वो लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्या फंडा है। बुनियादी तौर मेरे नज़दीक तो ये है कि ये सिर्फ लोग इक़्तिदार का हवस है और उसी सियासी हवस के पुजारी हैं ये सारे लोग। ये कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ठीक है, इनकी वो बात हो गई है। अब इनको एक चीज़ का तो पता चल गया है कि हमें वापस वो जो अय्याशियाँ हम किया करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़, एमएलएज़, बड़े बड़े प्रिविलेजेस, वो इनको अब मिलने वाले हैं नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो पीर पंजाल की सियासत है तो इसमें यह है कि यहाँ पे मुरूसी सियासत जो है ना, वरासती सियासत, उसका चाल चलन जो है बड़े ज़ोरों पे रहा है। और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे दादा जो हैं वो भी नुमाइंदा रहे, फिर उनके बाप जो है वो भी रहा, और फिर बेटा भी आ गया। 3 पीढ़ियाँ जो हैं उनको गुजर चुकी हैं। इससे हम ये अक्स कर सकते हैं कि यहाँ मुरूसी सियासत जो है उसका चाल चलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वरासती सियासत का। अब इनको इस वक्त ये लग रहा है कि अगर हम लोग थोड़े से बैठ जाएंगे तो कुछ और लोग जो हैं वो सामने आ जाएंगे, और वो लोग हमारे फ्यूचर में जो हैं हमारी अपनी जनरेशन के लिए एक ख़तरा बन जाएंगे। हम इक़्तिदार से हमारी आने वाली नस्लें दूर हो जाएंगी। और ये इनकी यानी एक सियासी ख़यानत आप कह लें कि ये किसी को भी कोई भी रोम नहीं देना चाहते, कोई भी मौका नहीं देना चाहते कि कोई किसी किस्म का और बंदा आए और डीडीसी के इलेक्शन की सूरत में वो कहीं नुमाइंदगी के फ़राइज़ जो है वो अंजाम ना दे, ताकि उससे ये होगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारा जो घराने का वो एक सियासी सिलसिला था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और आज इनका आना जो है इलेक्शन में, ये बिल्कुल एक गैर शऊरी और गैर सियासी किस्म का एक मामला है। और आप देखें कि इस वक्त इन्होंने लोगों में इस किस्म का एक, जैसे कि कोई बहुत बड़ा रेफरेंडम हो रहा है और इससे इतना बदलाव आ जाएगा कि कौम की तकदीर ही बदल जाएगी, अक्सर इस किस्म के हालात बना के रखे हुए हैं। क्योंकि ज़ात पात यहाँ की एक देन है, यहाँ की सियासत की। हमेशा जो है वो ज़ात पात जो है उसका इस्तेमाल ये कर लेते थे। हमारे लोग जो हैं रजौरी पुंछ के आज भी सादा लोग हैं, ठीक है ना। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको दूंगा कि जब पीछे रियासत की सरकारी ज़बानें जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो उनमें कश्मीरी, डोगरी वगैरह का जो है वो शामिल किया गया, तो उर्दू जो है उसको कमज़ोर करने की एक साजिश थी और इसके पीछे लोग एक अरसे से दाइयों से काम कर रहे थे। तो अब हमारी एक ही वाहिद एक जमात थी जो कम्युनिकेशन की, जो पूरी रियासत में बोली जाने वाली ज़बान थी, जो हमें वरासत में मिली थी। बिल्कुल हमारे उस विरसे के साथ जब इन्होंने ये सलूक किया कि उसको कमज़ोर करने, उसको ख़त्म करने के लिए जब आए, तो तब पीर पंजाल में ये आवाज़ उठी कि बजाय इसके कि हम उस अपनी वरासत का तहफ़्फ़ुज़ करते, तो हमारे यहाँ जो हैं वो छोटी छोटी जो ज़बानें हमारी बोली जाती हैं, बोलियाँ हैं, जो हमारी लिसानी बोलियाँ हैं, तो हमने उनका स्लोगन दे दिया जनाब के यहाँ गोजरी और पहाड़ी जो है उसको इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं लिया गया।
तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी समझ आ गई कि भाई जिस कौम के साथ हम जो खेल खेल रहे हैं ये इतनी अच्छी कौम है कि इसको समझ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हमने ये एक और आप देखें कि माजी में पिछले 5, 8, 10 साल से हिंदुस्तान वक्त लेने के लिए इंटरलोकेटर्स, मुज़ाकरातकार रियासत में भेजता रहा, और जब वो रजौरी पहुँचाते थे, ठीक है, सारी दुनिया को पता है कि भाई कश्मीर का एक मसला बना है, कौम मुत्तहिदा, सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगें सब कुछ पता है, सब दुनिया को पता है, दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि भाई एक मसला तो है। बिल्कुल। और यहाँ की ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन सब के मंशूर में रहा है कि जनाब इसका हल होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये वो। तो जब इंटरलोकेटर्स या मुज़ाकरातकार पीर पंजाल में आते थे तो यहाँ पे एक इंटरलोकेटर, शायद मोदी की जो पिछली टेन्योर में उन्होंने कुछ इंटरलोकेटर यहाँ पे जो है वो तैनात किए। जब वो रजौरी पुंछ में पहुँचे तो उन्होंने कहा जी आप बताएं जी मसला कश्मीर के मुतल्लिक़ क्या है, आपका क्या है। तो हमारे रजौरी पुंछ से आवाज़ आई कि जो कुछ पार्टिकुलर हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, गुजर तबके को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और जो पहाड़ी थे उन्होंने हिंदुस्तान के उन मुज़ाकरातकारों से ये मुतालबा किया कि अगर हमें जो है आप रिजर्वेशन दे दोगे पहाड़ियों को, जो हमें मिली नहीं है, तो बस समझो कि मसला कश्मीर हल हो गया। ये बदकिस्मती, ये हमारी जो नाअक्बत अंदेश जो लीडरशिप हम पे मसलत हुई है ना, क्योंकि बुनियादी तौर हम लोग भी यहाँ के जो हैं वो सादा लोग हैं, और जैसे लोग होते हैं वैसी लीडरशिप होती है। बिल्कुल। तो इस किस्म का जो है इन्होंने मजाक दुनिया के सामने जो है वो पीर पंजाल का जो है ना फेस, इस किस्म का कि बात कहीं की होती है और बात ये कोई करते हैं। ठीक है, एक और बड़ा मजाक है सुरनकोट की, अगर हम खासकर इस वक्त बात करेंगे। सुरनकोट में भी अलायंस हुआ, जैसे पार्टीज़ का अलायंस हुआ, सुरनकोट में कैंडिडेट अपने अपनी जगह पे इन्होंने उतारने थे। लेकिन इस वक्त आगे एक दिन देखा था जो मैंने अपनी प्रोफाइल पर भी शेयर किया है, मोहतरम बुखारी साहब ने ये एक 2-3 लाइनें लिखी थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो लसाना से भी होगा, हमारा कैंडिडेट सुरनकोट ए से भी होगा, हमारा कैंडिडेट बी से भी है और बफलियाज से भी है। ऐसा ही पीडीपी का भी है। लेकिन सुरनकोट में अलायंस क्यों नहीं देखने को मिल रहा? ये जो पार्टी की कमांड को नहीं मानते या अपनी चलाते हैं, इसमें आप क्या राय देंगे? बुनियादी तौर ये एक बौखलाया हुआ टोला है। अब अगर हम कोई बात कहेंगे, इन दिनों बीजेपी आरएसएस के लोग इन्हें जो है ना गुपकार गैंग के नाम से पता नहीं क्या क्या पुकारते हैं। बुनियादी तौर अगर हम बिल्कुल मिलता जुलता कोई लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये कहेंगे नहीं जी ये बीजेपी के एजेंट हैं, और ये इतनी मुकद्दस जो अलायंस है, इतना जो मुकद्दस अलायंस है तो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जो कौम की शनाख्त का अमीन है उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये लोग तो पता नहीं क्या है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इनके लिए गुपकार गैंग या बदकार गैंग के अलावा भी कोई बड़ा लफ्ज़ होता तो वो हम लोग रियासत के इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। जहाँ तक रहा सुरनकोट का मसला, तो यहाँ पे बुनियादी तौर सुरनकोट का बावा आदम जो है वो निराला है। ठीक है ना, जब हम अपने घर में आ जाते हैं ना, क्योंकि मोर जो है ना बहुत खूबसूरत है, अल्लाह की बनाई एक परिंदा है, बहुत खूबसूरत है। उसको अपने जिस्म पे बड़ा नाज होता है, लेकिन जब वो वापस अपने पाँव की तरफ देखता है थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि काले होते हैं थोड़े। ठीक है, एग्जैक्टली जब हम सारी रियासत या पीर पंजाल को डिस्कस करने के बाद हम वापस अपने घर में आते हैं तो हमें बात करने में भी शर्म महसूस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वक्त सिलसिला ये है कि ये जो गुपकार अलायंस, देखो ना, कांग्रेस एक कछुए की चाल चल रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। हमारे यहाँ वो कहते हैं कि डड जो है ना उनको तोलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, एग्जैक्टली वही हो रहा है। कांग्रेस का एक लीडर कहता है हम गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं, दूसरे दिन स्टेटमेंट या कहीं हिंदुस्तान से कोई लीडर मरकज़ी बैठ के कहता है नहीं हम तो गुपकार अलायंस का नहीं है हिस्सा। अब यहाँ पे मान लो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा है। अब आपने खुद ही कहा कि मुश्ताक बुखारी साहब अपनी जो है वो हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों हलकों से जो इलेक्शन लड़ रही है। बिल्कुल। इसी तरह पीडीपी जो है उनके जावेद चौधरी साहब हैं कोई, उनके भी ज़ाती जो सोशल मीडिया पे या इधर उधर बयान आते वो भी कहते हैं हमने भी चारों हलकों में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। ठीक है, तो अब मुझे समझ नहीं आती है कि ये सुरनकोट को एक्सक्लूड क्यों किया जाता है। कोई भी अलायंस होता है
कोई पाकीज़ा अलायंस हो या कोई गुपकार या गैंग हो या बदकार गैंग हो, जो भी, तो सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूड है। यहाँ पे तो है ही नहीं है, कोई सेपरेट नहीं है। वो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला के कहने से जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई असर नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा खिलवाड़ है ही कुछ नहीं है। यानी ये यहाँ की जो लीडरशिप है वो अपनी ही क़यादत से अपने मफाद को देख के कहीं ना कहीं कुछ बस यहाँ इनके ज़ाती मफादात हैं। इनके लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की कोई अहमियत नहीं है या इनकी पार्टी का कोई डिसिप्लिन। नाज़रीन, लोगों को जानना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा भी ये मकसद है कि आप तक पहुँचाना, जो लीडर है उसकी नीयत को समझें, उन्होंने क्या किया उनसे पूछें, क्या करें उनसे पूछें, नीयत को समझें। काजी साहब, मैं आपके पास आऊँगा कि अगर हम थोड़ा सियासी डिस्कस भी करेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट को लेके, फिर कुछ एक दो चीज़ें हैं वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक अहम है, लोगों को इनकी नीयत का पता चलना चाहिए। इस वक्त मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या है, कहाँ तक वो लोगों तक पहुँच पाए हैं। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है कि कहीं उनकी कंसंट्रेशन कहीं दूसरी जगह पे है, जहाँ पे खुद की आप उनको सीट बचानी चाहिए थी उसके अलावा दूसरी जगह पे है। तो क्या मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, आपकी रहनुमाई चाहेंगे आम पब्लिक जो है इसमें? बुनियादी तौर जब मैं सुप्रीम कोर्ट का सियासी बाब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है अपने आप पे कि भाई हम तो इस धरती से पैदा हुए हैं, तो अब अपनी ही सरजमीन से इंसान इतना क्यों शर्माए। लेकिन यहाँ की जो 70 साल जो सियासत रही है वो वाकई ही इतनी अजीब व गरीब है कि जब भी हम उसको डिस्कस करेंगे तो हमें सारा अपना जो है वो झुकाना ही पड़ेगा। बुनियादी तौर ये है कि आपको एक चीज़ का पता है कि पिछले 70 साल जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सियासत रही है, ये दो घरों या दो पार्टियों के पास ये इक़्तिदार रहा है, ठीक है, रोटेट होके आता रहा है। और इनका ये सिलसिला रहा है कि इन्होंने ये चूहे और बिल्ली का खेल खेलते रहे हमेशा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब बड़ी क्लियर सी बात है, सारे लोग जानते हैं यहाँ, ये जिन लोगों ने ये बीमारियाँ फैलाई हैं ये तो बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन लोगों को भी पता है कि भाई असलियत क्या है। यहाँ गुजर और पहाड़ी के नाम पे सियासत होती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा से वो पहाड़ियों की एक नुमाइंदा जमात ठहरी, ठीक है, और कांग्रेस जो है वो एसटी के लोगों पे उनकी एक जमात ठहरी। यही हकीकत है आज तक की सुप्रीम कोर्ट की। अब इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में तामीर और तरक्की के नाम पे या इन्होंने क्या किया या क्या बनाया, इनके पास किसी किस्म, देखो जी, अगर इन्होंने कुछ किया होता, ठीक है, और इनके हालात ये हैं, मैं खुद बताऊं कि मुझे यहाँ पे सियासी और समाजी मामलात में 20 साल का अरसा हो गया है कि मैं रहता हूँ आपकी नज़रों से, या बहुत सारा एक सर्कल भी है पूरे इसमें। तो मैंने देखा है जब यहाँ पे हालात जो है ना वो पीक पे थे, यहाँ पे बड़े खून आशाम दिन थे, हर सू खौफ और माहौल था, ये सारे लीडर यहाँ से बोरी बिस्तर और बच्चे इन्होंने उठाए अपने और यहाँ से जम्मू भाग गए, ठीक है। ये कहीं इलेक्शन बिलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट की सारे लोगों को पता है कि जब भी इनको कहीं मिलना होता था तो जम्मू में इनकी रिहाइशगाहों पे जाके मिला करते थे। इस कौम को ये तब भी लावारिस छोड़ के चले गए। ये कौम कब कटी कब मरी, इनकी सुबह किस स्कोप में गुजरी, शाम किस स्कोप में गुजरी, ये इन लोगों को भी पता है और इन लीडरों को भी पता है। फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हालात बने, ये लोग यहाँ पे आ गए। अब डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे किसी किस्म का अगर इन्होंने कोई काम किया है, ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुई है क्या है। तो उसमें इन्होंने जब ये लोग वापस आते हैं तो फिर आके यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये एक छोटा सा इलेक्शन है, इसमें ये कूद गए हैं, ठीक है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पिछला 1 महीना जो है वो इस इलेक्शन की इस मुहिम को जो है वो शुरू है, और छोटे नौजवान लड़के जो हैं वो इलेक्शन में कूद गए, और उनके पीछे बड़ी बड़ी जमातें जिन्होंने 60-70 साल जो है वो सब कुछ हड़प किया, वो अब उन छोटे छोटे लड़कों के पीछे जो है ना, जो बेरोज़गारी की वजह से या उनका कोई, या पढ़े लिखे लोगों को पता चल रहा है कि भाई हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ, तो चलो ये इंसाफ की शम्मा हम लिए निकलते हैं मैदान, जमहूरी हक है, जो हक है, तो उनके पीछे अब ये पड़ चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ, आज भी मैं सोशल मीडिया के किसी हैंडल पे देख रहा था कि लोग बात को समझने की जो है ना कुव्वत रखते हैं अब। बिल्कुल।
तो किसी ने लिखा था कि भाई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक कि भाई इनकी सुरन कोट कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या साख बची है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम मान लेते हैं कि पहाड़ियों की जमात है, तो हमारा सुरन कोट बी में इस वक्त, क्योंकि ए हमारी एसटी के लिए रिज़र्व है, तो नेचुरली बी जो है वो ओपन है। वहाँ पे मुकाबला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो आज मैं किसी का सोशल हैंडल पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने आपने उससे शेयर किया था कि इस वक्त तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरन कोट बी में एक सिंगल कॉर्नर मीटिंग या एक जलसा जो है वो भी 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं कर पाई। अब जो लोग 70 साल से सियासत जिनके पास रही हो, इक़्तिदार रहा हो जिन लोगों के पास, अब बातें तो दो ही समझ आती हैं। या तो ये है कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते, उनके पास किसी किस्म की कोई इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो पब्लिक को फेस करें आज जाके। बिल्कुल। और जो काम वो 70 साल में नहीं कर पाए, तो आज के इलेक्शन डीडीसी में ये एजेंडा बनाएं कि अब हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे। कोई लोग सीधा सवाल करते हैं, भाई 70 साल से आप लोग थे इक़्तिदार में, कोई 40 साल से इक़्तिदार में था, जो आप असेंबलियों में बैठ के नहीं कर सके वो अब डीडीसी में हमें क्या डिस्ट्रिक्ट में बैठ के करें। या तो लोग जो हैं लोगों को ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, या लोग ही इनको ज़हनों से निकाल चुके हैं कि भाई बिल्कुल ये तो कोई अब कहानी बनने वाली नहीं है। मुझे लगता है लोग कहीं जाग तो नहीं गए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आप देखें सुरन कोट बी में कांग्रेस जो है, क्योंकि एक बहुत पुराना इक़्तिदार का एक सिलसिला रहा है, आप इस वक्त तक देखें कि वो भी कहीं ना कहीं जो है आपने, क्योंकि अगर आज वो एजेंडा लोगों के सामने पब्लिकली जाके जो है वो लोगों के सामने एजेंडा पेश करेंगे कि जी ये जो डेफिशिएंसीज हैं इनको हम दूर करेंगे, जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी ये हमारे इस इलेक्शन का एजेंडा है, तो सीधा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये इक़्तिदार आपके पास रहा है तो ये मसाइल हल क्यों नहीं हुए। और बदकिस्मती आप देखें, हंसी आती है इन लोगों की सोच पे कि इनके जो है ना, जो आज का इनके जो इलेक्शन एजेंडे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कोई कह रहा है जी मैं यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे जो हैं हमारे ड्रग्स एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। बड़े बड़े जज्बात, मेरे जैसा आदमी को रोना आ जाता है जब ये इमोशनल होते हैं लीडर हमारे, कि जनाब ये एक बहुत बड़ी एक समाजी बुराई यहाँ फैल गई है, नौजवान नस्ल तबाह हो गई है, यहाँ एक स्टेडियम नहीं है। हम जो है अब अगर आ गए तो हम जनाब बहुत बड़े यहाँ पे स्टेडियम और पार्क्स और पता नहीं क्या क्या। अच्छा साहब, आपको याद होगा कि परसों एक जो लाइव प्रोग्राम था मेरा, उसमें जब कॉल पे आप जुड़े थे तो आपने कहा था कि आप इनसे पूछिए कि इनको रैली करने के लिए कोई जगह है सुरन कोट के अंदर। तो मैं अपनी वही बात मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब ये कह रहे हैं जी कि हम बड़ी पार्क्स और ये डेवलपमेंट और जनाब स्टेडियम नहीं है यहाँ बच्चों के लिए, हम वो देंगे। मैं यही मेरा आज भी इनसे सवाल है कि छोड़ो आप बच्चों को, ठीक है ना, आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आपने पिछले 20-30 साल में कितना ये किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने कौम को कितना सर्व किया है, आपने उनसे जो वोट लिया, जो उनकी ताकत आपने जो है वो ली, तो उसका इस्तेमाल कहाँ किया, ये सब वे यहाँ है। ठीक है, मैं इनसे यही सवाल आज भी करना चाहता हूँ, वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई आज इलेक्शन चल रहे हैं, आप सुरन कोट म्यूनसिपल एरिया के अंदर आ जाओ, यही हेडक्वार्टर है आपका। ठीक, यहाँ पे आप इस वक्त अगर बस स्टैंड पे आप एक गैदरिंग लेके जाओगे तो सुरन कोट के जो दरोगा बाबू हैं वो आप पे पर्चा लगवाएंगे और आपको थाने में ले जाएंगे, सीधा सीधा वहाँ पे आप खड़े ही नहीं हो सकते। बिल्कुल। बचा एक डाक बंगलो सुरन कोट, उसमें इतनी महदूद जगह है कि एक छोटी मीटिंग भी नहीं हो सकती, और डाक बंगला जो है वो किसी डिपार्टमेंट PWD की मलकियत है, तो वो वहाँ परमिशन वगैरह के बगैर अलो ही नहीं। और फिर इलेक्शन जैसे हालात में कोई पॉलिटिकल रैली आप कर ही नहीं सकते हो, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वहाँ भी आप गए, सुरन कोट में एक ग्राउंड था यहाँ पे एयरफील्ड, वो आर्मी ने अपनी मलकियत समझ के उसको पिछले 2-3 साल से जो है वो सील किया हुआ है, वहाँ से रास्ता तक नहीं है। सुरन कोट में कोई जनाजा होता है तो जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। सुरन कोट में ये सियासी लोग जब अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, जलसा करते हैं, इनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं है।
ठीक है, तो जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सके तो आप कौम को क्या दोगे? खुदा वास्ता मैं आपसे यही मेरा सवाल है, अगर आप में ज़रा भी इखलाकी ज़रूरत है तो आप इस सवाल का जवाब तलाश करें। आप आएँ, बस स्टैंड पे आएँ, रैली करें, मैं देखता हूँ आपको कैसे कोई करने देता है। ग्राउंड आपके पास है नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ 100 आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो सके। जब आपके अपने ये हालत हैं तो आप इस कौम को आज ये सपने दिखा रहे हो, नहीं जी हम जो है वो तारे जो हैं आसमान से वो ज़मीन पे ला के देंगे आपके लिए, वो भी इस DDC इलेक्शन की जीतने के बाद। तो ये सरासर इस कौम को आज फिर से एक नए सिरे से एक धोखा देने वाली बात है। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे काजी साहब ने बताया, इरशाद साहब ने, कि यहाँ सवाल पूछने वाली ज़बान जो है वो होनी चाहिए। आपको लिहाज ख़त्म करके, डर ख़त्म करके अगर आप सवाल पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछें, आओ मिल के सारे इनसे सवाल पूछें कि क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा। जब हम सब लोग मिल के सवाल पूछेंगे तो ये जवाब देने पे मजबूर हो जाएंगे। आज क्या होता है कि मुझे जहाँ तक ये लगता है काजी साहब के लिहाज और भगत टाइप, जिनको जी माजरत के साथ कहूँगा कि वो लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट जो है वो काम को अगर की जाए ना तो मुझे लगता है कि बेहतरी और फलाह बहबूद जो है वो ज़रूर आएगी। अब मैं पीर पंजाल की अगर हम बात करेंगे, टूरिज़म बहुत पोटेंशियल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है इस वक्त इतनी अच्छी खूबसूरत वादियाँ हैं, ये आज तक टूरिज़म के मैप पे नहीं आ सका। तो पीर पंजाल की ऑल ओवर सियासत किस तरह चेंज होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? बुनियादी तौर मैं इतना बड़ा कोई सियासी पंडित भी नहीं हूँ कि मैं आपको ये कोई विज़न दूँ या इन लोगों को विज़न दूँ कि ये तो मुझ पे हंसेंगे कि भाई इक़्तिदार तो हमारे घर की लौंडी रहा है और वो आदमी के जिसका इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है तो वो हमें सियासत में जो है वो कोई विज़न बता रहा है। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ तक टूरिज़म की बात आपने की, आप देखें कि हम मुग़ल रोड के ज़रिए तारीख़ी वादी कश्मीर से जुड़ चुके हैं। जो सफ़र हम 2 दिन में करते थे वो 2 घंटों में हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आज 6 महीने तक वहाँ कोई टनल नहीं है, कुछ नहीं है, तो नेचुरली कोई नहीं है। यहाँ की आप रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो टूरिज़म का जो है वो होना या ना होना बराबर की बात है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे डिपेंड करती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। मान लो हमारा जबी तोती है, ये सीधा आप कहें कि गुलमर्ग जैसी जगह है, और इस साल आपने देखा होगा कि इस कोरोना में बहुत सारे लोगों ने जो है लॉकडाउन में तमाम पहाड़ों का और बहुत सारी दुनिया वहाँ जाके रही है काफ़ी दिन, लेकिन पैदल चल के आज भी वहाँ आबादियाँ जो हमारी रह रही हैं उनको रोड नहीं मिल सकी, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का सिग्नल नहीं है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे कर्टेलमेंट कितनी है, बिजली का नामो निशान नहीं है, पिछले 72 घंटे से नहीं। अच्छा, अब मैं आपको फिर इन लीडरों पे बात आ जाती है, ये सोचेंगे हमारी शान में क्यों गुस्ताखी कर रहे हैं ये लोग। कोई शख्स नहीं बोल रहा है कि भाई ये पावर क्यों हमारा कट है, कहाँ गायब है। देखो यहाँ पे कोई मीटर नस्ब नहीं है कि हमें 1 घंटा, अगर 1 महीने में 30 दिन में बिजली आती है 1 घंटा तो हम उसी का बिल पे करेंगे। यहाँ गरीब लोग जो हैं वो 30 दिन का 365 रुपया फ्लैट रेट पे बिल कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। अब अगर वो 365 रुपया 30 दिन का उनको देना है, उनके लिए मैंडेटरी है फ्लैट रेट, तो उनको 30 दिन बिजली भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिजली यहाँ नादारद है। कोई लीडर इनमें से बोल नहीं रहा है, किसी ने इस वक्त तक एहतजाज तक भी नहीं किया है, कोई इसमें इख्तिलाफ हो या इक़्तिदार हो, कोई शख्स सामने नहीं आ रहा कि भाई। मैंने बारहा याद भी कराया है चैनल की डिस्कशन में, तो मैं कहता रहा हूँ कि यार बोलो, बिजली नहीं है, बारिश का मौसम है, ठंड है, बर्फ़ है, बिजली नहीं है। आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी बाअसर है, लेकिन बेसिकली जिन लोगों के सामने आप ये आवाज़ उठाते हैं उनको पता है कि जो 1.5 लाख की आबादी है वो बड़े आराम से ठिठर रही है सर्दी में, वो तो बोल नहीं रहे हैं। एक आदमी से क्या होगा? तो ये एक आदमी, शायद आप मीडिया से हैं, आपको शायद पावर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इसलिए बुनियादी तौर यहाँ पे बिजली का बहरान आप देख लें, बुरा हाल है। उस रियासत में बिजली के लिए रोना कि जिसके पास जो हैं वो इतने ज़्यादा जो हैं वो ज़खायर हों पानी के,
और हमारी रियासत की बिजली जो है वो पूरा साउथ इंडिया जो है उसमें चल रही हो, वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही हो, वहाँ के बिज़नेस चल रहे हों, वहाँ पे तमाम कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं वो हों। और जब यहाँ से बिजली जाती है तो वो कुछ पैसे में जाती है पर यूनिट, ठीक है। यहाँ से बिजली लेके साउथ इंडिया में ले जाया जाता है, वहाँ से वापस हमारी रियासत में हमें दी जाती है और यहाँ से कुछ पैसों में पर यूनिट जाता है और वहाँ से कुछ रुपए में हमें यूनिट वापस मिलता है। और वो भी हम बिजली के लिए पिछले 60-70 साल से रो रहे हैं। हमारे जो हमारे पास जो भी था, हमारा जो ज़खायर थे, हमारे जो हमारे पास असासे थे हमारे, वो इन्हीं सियासी नाकबत अंदेश ये जो जमातें आज उछल कूद कर रही हैं, इन्होंने गिरवी रखे कहीं ना कहीं। कभी एक ने रखे, कभी दूसरे ने रखे। हमारा सब कुछ हमारे असासे गिरवी रखे, हमारी पहचान गिरवी रखे ये इक़्तिदार हासिल करते रहे और आज लोग जो हैं बिजली का रोना रो रहे हैं। और पीर पंजाल की ये एक यकसा मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह जो है इस किस्म के चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो नेचुरली टूरिस्ट कहाँ आएगा। हम आज गुलमर्ग का रुख कर लेते हैं, हम सोनामर्ग का रुख कर लेते हैं, पहलगाम का कर लेते हैं। अमूमन हम हमारी रियासतें हम घूमते हैं तो हम देखते हैं वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ रोड्स हैं, वहाँ होटल्स हैं, वहाँ बिजली है, पानी है, हर किस्म की सहूलत वहाँ पे जो है ना वो पहुँचाई जाती है। सिग्नल है, बंदा कहीं पे भी चला जाता है। अब एक आदमी इस वक्त गुलमर्ग में है और बर्फ़ का मौसम है, ये हमारे पहाड़ जो हैं इस वक्त सफ़ेद वर्दी ओढ़े हुए हैं। तो इसी बर्फ़ में अगर एक बंदा पहलगाम में जो है वो कहीं पे फंस जाता है तो वहाँ टावर है, सिग्नल है, उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। ठीक एक बाहर का आदमी, एक टूरिस्ट जो है इस वक्त अगर जब्बी में कहीं पे मर्ग में फंस जाए या तताकुटी में, तो उसको आप रेस्क्यू कैसे करोगे? वो तो सीधा मौत के मुंह में चला गया, ठीक है। तो जब आपके पास कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर ये ख्वाब देखने वाली बात है। जैसे हमारी जो मुकामी यहाँ की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो अपनी अपनी क़यादत की जो पुरानी ख्वाबें हैं ना, तो वो आके जो है उनकी ताबीर हमें सुना देते हैं 5 साल में कि हमारे मुफ्ती साहब ने, हमारे कायद सानी ने, हमारे शेख साहब ने, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये ख्वाब देखा था। तो ये वही ख्वाब रह जाने हैं अल्टीमेटली। ताबीर इनकी जो है ना, इनसे कभी नहीं होने वाली। ये जो हमारी लीडरशिप है, इनसे हमें ये तवक्का रखनी कि ये सुरनकोट को किसी उफ़क़ पे लेके जाएंगे, तो ये बड़ा अबस है और ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी हमारी। इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना जो कीमती वक्त हमें दिया, हमारे चैनल से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इरशाद काजी साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ज़मीनी सतह पर जो जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह इनकी नज़र जो रहती है वो हर पार्टी हो, हर डेवलपमेंट के कामों पे, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूट भी है। इन्होंने काफ़ी बार आवाज़ें भी बुलंद की हैं। तो आम आदमी को सवाल पूछना है तभी हम फलाह व बहबूदी की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा में मेरा एक छोटा सा मैसेज ये भी रहेगा कि सोशल मीडिया पे जो ज़दोकोब हो रही है इससे आप परहेज़ कीजिए। इखलाक और हुस्न इखलाक की बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, मोहब्बत से बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ आप इनसे सवाल पूछिए ताकि ये मजबूर हो जाएं आपको जवाब देने में। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप कोई भी खलल, किसी भी किस्म का खलल इस इलेक्शन के दौरान आपसी मामलात को नहीं ज़दों को पहुँचाएँगे। खुदा हाफिज़।